हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के IIT JEE और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई, इससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बहुत अच्छे से हमने चर्चा करी है। हमने समझा है कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जब भी बातें आती थी तो हम डिफाइन करते थे डाइपोल मोमेंट, है ना। और वो डाइपोल मोमेंट हमने बोला था कि डायरेक्शन जो होती है उसकी वो माइनस वाले चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ होती है। याद आया कुछ पुरानी बातें? हाँ। फिर हमने फाइंड की थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। उसमें हमने 3 केसेस पढ़े थे। पहला केस था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे थे जो कि किसी एक्सियल पॉइंट पे था। सेकंड केस था जिसमें कि हमने क्या किया, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, लेकिन कहां पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। यहां पे डाइपोल है ये पूरा, है ना, यहां पे एक्सियल पोजीशन, ये इक्वेटोरियल वाला पोजीशन। फिर थर्ड केस आया था जो कि जनरल केस था, और जनरल केस में ना तो वो इक्वेटोरियल पे था ना ही वो एक्सियल पे था, वो किसी रैंडम पॉइंट पे था। तो हमने फिर उस केस में डाइपोल के कंपोनेंट्स करके उसको हमने सॉल्व किया था, और उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे से पता है। फिर इसमें आपको याद हो तो केसेस अलग अलग डिफाइन करे थे, है ना। एक स्पेसिफाइड केस आया था जिसमें बोला था इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द डाइपोल, है ना। डाइपोल के लेंथ से अगर पॉइंट का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर क्या फॉर्मूले लगते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या फॉर्मूले लगते हैं। सारी की सारी बातें आपको प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगी बेटा, तो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए भाई। तो मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं, और मेरे एक्सपीरियंस आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप मेरी कही हुई बातों को सुनते चलेंगे, फॉलो करते हुए चलेंगे। तुम सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा, जो भी मैं आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूं यहाँ पे, आप उनके नोट्स जरूर बनाएं। सिर्फ वीडियो देखना काफी नहीं है, उसको देख के नोट्स बनाना जरूरी है, फॉर्मूला लिस्ट बनाना जरूरी है। इसके बाद में क्या होगा मेरे बच्चे, जैसे कि कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उसकी आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो ये जो डीपीपी है ये आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो जब भी कोई लेक्चर कंप्लीट होता है जिसमें कोई आपने नया टॉपिक सीखा तो वहां पे उसकी डीपीपी मिलेगी। वो डीपीपी आपको खुद से सॉल्व करना जरूरी है बेटा। ये डीपीपी कहां मिलेगी, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जाइए, वहां पे जाके आपको ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी। तो उनको सॉल्व जरूर 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 करना है बेटा, क्योंकि अगर ऐसी चीजें नहीं कर रहे हो तो फिर आपका ही नुकसान होगा। आपको पता नहीं चलेगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। सो डीपीपीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इन केस अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो, है ना, डीपीपी सॉल्व करी, सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उस केस में मैं यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी बना रहा हूँ, और ये वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको बस इतना सा करना है, फिर से ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारे जाइए, वहां पे जाके डीपीपी का जो वीडियो सॉल्यूशन है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब भी एक चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होता है तो मैं उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं। ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कराता रहता हूं, तो वो क्वेश्चंस भी आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए। अच्छा, पर ऐसा नहीं होता कि जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसमें भी क्वेश्चंस कराऊंगा, बाद में भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो क्वेश्चंस में कोई कंजूसाई नहीं करेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। लेकिन इतनी बात आपको भी ध्यान रखनी है कि मेरे अलावा जो और क्वेश्चंस आपको कहीं दिखते हैं उनको भी जरूर सॉल्व कीजिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको कराता हूं मेरे बच्चे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। लेटेस्ट मतलब 2021 के सवाल हो गए, है ना, फिर 2020 के हो गए, 2019 के हो गए, ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा पीछे जाके जाएंगे वो क्वेश्चंस आप खुद से जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस आपको जल्द ही मिल जाएंगे। आपके टेस्ट पेपर वाले जो पार्ट है वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा आपके एग्जाम्स के लिए जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बस हम पे भरोसा रखो। जो बातें मैंने बोली है वो फॉलो करते हुए चलो, अपनी प्रिपरेशन इस हिसाब से करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि ऐसे प्रिपरेशन, देखो मेहनत हर कोई करता है, लेकिन स्मार्ट मेहनत करोगे तो ही अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, है ना। तो ये स्मार्ट मेहनत करने का तरीका है, तो इसको फॉलो करिए। बाकी अभी जो इंपॉर्टेंट है वो है पेन और पेपर। है क्या तुम्हारे पास? नहीं है, ले आओ जल्दी से, क्योंकि पेन और पेपर होगा तो नोट्स तभी तो बनाओगे। तो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको पढ़ने से पहले जरा डाइपोल की बातें मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूं। जब भी हम बात करते थे मेरे बच्चे डाइपोल की, जब भी हम बात करते थे डाइपोल की, तो आपको बोला था डाइपोल इज नथिंग बट अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज विच आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर।
ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को पास पास रख दिया लाए तो ये एक डाइपोल बनता है। चार्ज के लिए चार्ज समझना, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होना चाहिए था। तो बेटा ये एक डाइपोल कहलाता है। यहां पे डाइपोल्स के बीच का सेपरेशन 2L हमने कंसीडर किया। इस डाइपोल के लिए हम डिफाइन करते हैं मेरे बच्चे डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, विच इज गिवन बाय डिनोटेड बाय P। कहते हैं कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सर। सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है सर? सो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला बनेगा, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको मल्टीप्लाई कीजिए चार्जेस के बीच के सेपरेशन से, तो आपको डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। डायरेक्शन रहेगी माइनस से लेके पॉजिटिव तक, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इसकी यूनिट्स बता दी थी, कूलम मीटर होती है, डेबाई भी होता है, रिलेशन भी आपको पता है, तो वो सारी बातें अब हम नहीं करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। एक्सियल पोजीशन पे हम क्या फॉर्मूला लगाते थे? अगर R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, है ना, तो यहां पे एक डाइपोल है, ये नेगेटिव वाला चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव वाला चार्ज हो गया। यहां पे आप देख सकते हो दिस डिस्टेंस इज योर L एंड दिस डिस्टेंस इज योर L अगेन। सो टोटल डिस्टेंस जो बनती है मेरे बच्चे यहां पे, इट विल बी योर 2L। हाँ सर, सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P होगा एंड आई हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। तो यहां पे आपको केसेस तो पता ही है बेटा, तो इसका फॉर्मूला जो बनता है आई थिंक ये बनेगा 4KQL R अपॉन R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। सही है, सही है, यही होता है ना। सो यहां पे अगर कंडीशन लगा दे, इफ R इज वेरी 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 ग्रेटर देन L, देन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज R स्क्वायर, क्योंकि L स्क्वायर वाला पार्ट नेग्लिजिबल हो जाता था और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास बनती थी एक्सियल पोजीशन पे, एंड इट कम्स आउट बी, यार इसको ऐसे लिख लें क्या, 2KPR डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इट कम्स आउट बी 2KPR अपॉन R का पावर 4। मेरे बच्चे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को R स्क्वायर लिखते हैं तो यहां पे R का पावर 4 बनता है, एंड इट कैन बी रिटन एज 2KP बाय R क्यूब, 2KP बाय R क्यूब। सो यहां पे आपको ये सारे फॉर्मूलास तो पता ही हैं। ऐसे ही अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए भी निकालूं तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए भी आप जानते हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छे से, द फॉर्मूला कम्स आउट बी नथिंग बट KP बाय R क्यूब, है ना। चलिए भाई, बहुत ही शानदार, ये सारी बातें तो आप जानते हो। अगर इसी डाइपोल को मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, अभी मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करूंगा, नॉन यूनिफॉर्म की बातें अभी नहीं कर रहे, वो आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर इसी डाइपोल को मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो क्या होगा? अगर इसी डाइपोल को मैं किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो ये लीजिए भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी गई है। हाँ सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी गई। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रख दिया गया, यहां पे एक डाइपोल को रख दिया गया, सच दैट यहां पे माइनस ये पॉजिटिव, भैया पॉजिटिव वाले पे फोर्स Q इंटू E, नेगेटिव वाले पे फोर्स Q इंटू E, लेकिन माइनस का है तो सर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। And the dipole is placed in a electric field in such a way that the dipole moment, the angle between the dipole moment and the electric field comes out to be nothing but theta। यहां पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा हो जाएगा। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो बेटा आप देख सकते हो, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगा आगे की तरफ, नेगेटिव चार्ज पे एक फोर्स लगा पीछे की तरफ। ये जो फोर्स है बेटा, क्या सेम मैग्नीट्यूड के है? हाँ, क्या ये फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं? बिल्कुल सर। क्या इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है? हाँ सर, बिल्कुल, इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। मेरे बच्चे डाइपोल के बीच का सेपरेशन 2L लेते थे हम लोग, तो ले लें क्या यहां पे भी 2L? सर बिल्कुल ले लीजिए, ये लेंथ जो है वो 2L हो जाएगी।
2L लेना चाहते हो 2L ले लो, D लेना चाहते हो D ले लो, वो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा है, इस पे कोई रोक टोक नहीं रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, लेकिन इनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होने की वजह से ये क्या करेंगे, कपल की तरह बिहेव करेंगे और बॉडी को रोटेशन प्रोवाइड कराएंगे। नहीं होता ऐसा? अरे यार, जब तुम बाथरूम में जाके नल खोलते हो तो नल चालू करने के लिए क्या करते हो, उसको ऐसे घुमाते हो। घुमाने का मतलब क्या है, एक तरफ से फोर्स आगे की तरफ, एक तरफ से फोर्स पीछे की तरफ, तभी तो नल घूमता है भैया। बॉटल की ढक्कन खोलने के लिए भी तो यही करते हो, नहीं करते क्या? ऐसे, ये बॉटल है, ये पकड़ा, इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाने का मतलब क्या है, इधर से फोर्स इधर और ये अंगूठे की तरफ से फोर्स उधर की तरफ लगाते हो। तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर, उसका लाइन ऑफ एक्शन उधर, दोनों के लाइन ऑफ एक्शंस भी अलग अलग है, तो वो क्या करते बेटा, कपल की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां पे ये QE और QE जो है, दे विल बिहेव एज अ कपल एंड दे विल प्रोवाइड द टॉर्क टू दिस डाइपोल, और यहां पे इस डाइपोल को एक टॉर्क मिलेगा। किसने प्रोवाइड करा है ये टॉर्क? किसको? सर ये वाले फोर्स QE ने। ये QE वाला फोर्स किस पे लगा? चार्ज पे लगा। किसने लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। तो असली गुनहगार कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये फोर्स नहीं लगता, ये फोर्स नहीं लगता तो ये कपल नहीं होता और ये टॉर्क भी नहीं आता। तो डाइपोल को रोटेट करने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है यहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को रोटेशन प्रोवाइड कराएगा, डाइपोल को रोटेट करा देगा। अब रोटेट तभी होती है कोई बॉडी जब उसके ऊपर टॉर्क लगता है। जैसे कोई भी बॉडी मोशन तभी करती है जब उसके ऊपर फोर्स लगता है, वैसे ही कोई भी बॉडी रोटेट सिर्फ तभी करेगी जब उसके ऊपर टॉर्क लगा होगा। तो यहां पे देखो टॉर्क लगा है। अब सर टॉर्क कैसे डिफाइन करें? तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला डिफाइन करते हैं R क्रॉस F करके, है ना। अब मेरे बच्चे चाहो तो R क्रॉस F लिखो, अगर यहां पे R और F दोनों 90 डिग्री पे हो जाएं तो मजा ही आ जाएगा सर। तो देखो बेटा, ये वाला लेंथ 2L है, ये वाला फोर्स QE है। क्या यहां पे मैं बोलूं ये फोर्स है? हाँ सर। इसके परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाएगी? सोचो ना जरा। सर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये 2L इधर, तो ये बन जाएगा 2L साइन थीटा। बोलो हाँ कि ना। और नीचे वाला लेंथ बन जाएगा 2L कॉस थीटा। बोलो सही बात है कि नहीं? ये लग रहा है फोर्स, ये लग रहा है फोर्स। इस फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा होता है। तो यहां पे मैं बोला इफ R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू F वेक्टर देन टॉर्क इज गिवन एज RF। टॉर्क को लिखा जाएगा R इंटू F। बेटा यहां पे कब होगा? जब R F के परपेंडिकुलर है। सर यहां पे ये लेंथ 2L है, बट मुझे कौन सी वाली चाहिए? परपेंडिकुलर वाली चाहिए। आप देख रहे हो दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 2L है, बट मुझे कौन से डिस्टेंस चाहिए? मुझे तो चाहिए परपेंडिकुलर वाली, मुझे तो चाहिए परपेंडिकुलर वाली। तो परपेंडिकुलर वाली कितनी? 2L साइन थीटा। तो मेरे नादान बच्चे बोलो जरा, क्या टॉर्क को लिखूं 2L साइन थीटा इंटू F? सही बात चल रही है क्या यहां पे? क्या सर फोर्स के परपेंडिकुलर 2L साइन थीटा है? हाँ सर बिल्कुल, फोर्स के परपेंडिकुलर 2L साइन थीटा है। क्या इस फोर्स QE के परपेंडिकुलर भी 2L साइन थीटा है? हाँ सर, इस फोर्स के परपेंडिकुलर भी 2L साइन थीटा है। तो यहां पे R जो लिखा 2L साइन थीटा लिखा, और उधर F, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो बार बार 90 डिग्री वाली बातें लिखने की जरूरत नहीं है। अब चाहो तो यहां पे साइन 90 वगैरह करके लिख सकते हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उससे? क्या फर्क पड़ता है उससे? तो इसको लिखा हमने टॉर्क विल बी 2L इंटू F इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है? डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको। मेरे बच्चे टॉर्क इक्वल्स टू 2L इंटू फोर्स की जगह Q इंटू E साइन थीटा। यार ये तो देखा देखा सा लग रहा है कुछ। क्या ये हमें देखा देखा सा लग रहा है? और अगर ये देखा हुआ है तो यहां पे टॉर्क कैन बी रिटन एज P E
साइन थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो अगर एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर लगेगा टॉर्क, एंड द टॉर्क इज गिवन बाय P E sin theta, where P is the dipole moment, E is the electric field, and theta is the angle between P and E. P और E के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। सर जिसको वेक्टर फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, एंड वेक्टर फॉर्मेट में दिस कैन बी रिटन एज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर करके इसको लिखा जा सकता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बच्चे। सो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, वेक्टर फॉर्मेट में लिखो, स्केलर फॉर्मेट में लिखना है, यानी मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड लिखो, मर्जी तुम्हारी है, कोई रोक टोक तो है नहीं इस पे। लो भाई, हेडिंग बी हो गई। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल पे लगते हैं चार्जेस, पे लगते हैं फोर्स, और डाइपोल पे लगता है टॉर्क। टॉर्क इज गिवन बाय PE sin थीटा। वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। यार इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, और इससे ज्यादा तो इसमें और कुछ है ही नहीं, तो लिख लो जल्दी से इसको। लिखा सभी ने? समझते हो ना? हमारे लिए ये दोनों फॉर्मूले हमारे अनमोल रतन हैं, है ना? हाँ, यहीं से काम बनेगा, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। चलो आओ यहाँ पे। अब क्या मतलब है सबका? ये सारी बातें हो ही चुकी हमारी वैसे भी, है ना? हटा दो सर इसको। अच्छा एक बात बताओ, जब एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पे क्या नेट फोर्स 0 होता है कि नहीं होता? और क्या उस पे नेट टॉर्क 0 होता है या नहीं होता है? क्या बोलते हो तुम लोग? अगर किसी डाइपोल को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इनमें से क्या क्या चीजें सही होगी? एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिए तो इनमें से क्या क्या चीजें सही है? मेरे हिसाब से ये वाली बात बिल्कुल सही है। बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स विल बी 0, क्योंकि सर यहां पे माइनस का QE, इधर डायरेक्शन ही लगा दो, डायरेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं है, समझ जाएगा वो सामने वाला कि नेगेटिव चार्ज है तो QE वाला फोर्स यहां पे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो QE वाला फोर्स यहां लगेगा। मेरे बच्चे, नेट फोर्स विल बी इज इक्वल्स टू QE इधर पॉजिटिव में, QE इधर नेगेटिव में। बोलो जरा, यहां पे QE नेगेटिव में, ये QE पॉजिटिव में, नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। टॉर्क 0 हो जाएगा? हाँ, ऐसा होता ही नहीं है। टॉर्क 0 नहीं हो सकता सर, क्योंकि यहां पे कपल है, और ये कपल क्या करता है बेटा? बॉडी को रोटेट करता है, टॉर्क प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है, बट नेट टॉर्क नहीं 0 होगा। 0 नहीं होगा नेट टॉर्क, है ना? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट बच्चे, है ना? लिख लो जल्दी से इसको। लिख तो लिया ही होगा तुम लोगों ने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखो सारी बातें जो मैं तुम्हें बता रहा था, फोर्स इनटू सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्सेस, QE इनटू, बेटा इसने D लिख लिया है, हमारे केस में हमने 2L लिखा था, कोई बात नहीं। तो यहां पे आंसर तो वही आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू PE sin थीटा, टॉर्क इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी बच्चे, टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, अब इसमें बताने की बात है ही क्या, है ना? पढ़ लो। एज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट विद द सेपरेशन इन देयर लाइन ऑफ एक्शन दे प्रोड्यूसेस अ कपल। मैंने भी तो ये बोला था, मैंने उर्दू में बोला था ये बात, नहीं ना, हिंदी में बोली थी मैंने बात। विच टेंड्स टू अलाइन द डाइपोल, है ना? तो ये क्या करता है? डाइपोल को रोटेट करेगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड चाह क्या रहा है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड चाह क्या रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि अगर कोई डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो हम इस डाइपोल को अपने जैसा बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है?
कि ये जो डाइपोल आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, हम इसको अलाइन करेंगे, हम इसको रोटेट करके ऐसा बना देंगे। तो क्या चाहता है इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो डाइपोल आपने रखा है हम इसको रोटेट करेंगे और इसको अलाइन करेंगे अपनी डायरेक्शन में। wants to align dipole along its direction. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वांट्स टू अलाइन द डाइपोल अलोंग इट्स डायरेक्शन। वो चाहता है कि हम इस डाइपोल को अपनी ही डायरेक्शन में रख लें, इसीलिए वो टॉर्क लगा रहा था, है ना। कोई पूछेगा ना भाई तुमसे कि भाई क्यों ऐसा हो रहा था, तो क्यों ये डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगाया जा रहा है, क्या बिगाड़ा डाइपोल ने बेचारे ने। तो बस बिगाड़ा इतना सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि जो डाइपोल आपने रखा था ना, वैसे ऐसे मत रखो, उसको ऐसे रखो कि वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन होके रहे। आगे चल के बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पे इसको मिलती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, पढ़ेंगे आगे के भी, आएगा भी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों चाहता है कि डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, क्योंकि सर जब वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा तो वो अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और हर कोई स्टेबल ही तो होना चाहता है ना, तो डाइपोल क्यों नहीं जाएगा फिर। एनीवे, चलो लिख लो इसको, यहां तक सारी बातें वैसे तो बता दी है, लिखी हुई है, कुछ नया नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एंड लेट्स सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। पहला सवाल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 × 10⁵ Newton per coulomb. Now it experiences a torque which is equals to 8√3 Newton meter. Calculate the charge on the dipole if dipole is of length 4 centimeter. तो डाइपोल का लेंथ दे दिया है, इसको डाइपोल को रखा गया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे दी है, टॉर्क दे दिया है, क्या सिर्फ चार्ज मांग रहा है वो आपसे। बता पाओगे चार्ज कैसे फाइंड करते हैं? टॉर्क का फॉर्मूला पी ई साइन थीटा, सर चार्ज के फॉर्मेट में बोलो, सो क्यू इंटू डी इंटू ई इंटू साइन इंटू नहीं बस थीटा काफी। हमें क्या क्या गिवन है, टॉर्क गिवन है, डी कितना है 4 सेंटीमीटर गिवन है, ई कितना है 4 × 10⁵ गिवन है, थीटा 60 डिग्री गिवन है, सब गिवन है अपने को, चार्ज निकालना है बस। 8√3 इज इक्वल्स टू क्यू इंटू, बेटा ये 4 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना है इसको, 100 से डिवाइड कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड 4 × 10⁵ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री तो जानते ही होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, अभी जान जाओगे। 8√3 इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 4 × 4 × 10⁵ to √3/2। बेटा ये देखो 100 है, 10⁵ है, तो यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 माइनस का 2 3 होता है ना। चलो भाई देखो जरा, सर 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 √3 तो Q का वैल्यू बनेगा 1 = 10⁵ इंटू Q, 1 = 10⁵ इंटू Q, Q = 1/10⁵, can be written as 10⁻³ कूलम। मिल रहा है थर्ड ऑप्शन, तो यही तो है हमारा फाइनल आंसर। छाप लो जल्दी से। किया नोट सभी ने नोट किया पक्का? आओ भाई आगे बढ़ते, अगला सवाल। An electric dipole has the fixed dipole moment P, which makes an angle theta with respect to the x-axis. When subjected to a electric field E1, बेटा E1 कितना है देखो जरा, EI है सर, E1 कितना है, EI है। It experiences a torque τ1, τ1 is your tau k cap, और जब उस डाइपोल को आपने रखा इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, which is your √3 times of E1 j cap। बेटा E1 का मैग्नीट्यूड कितना है, E1 का मैग्नीट्यूड है E, तो वहां पे भी आप क्या पुट करोगे, √3 E j cap।
तो यहां पे जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है वो है टाउ टू विच इज गिवन बाय माइनस का टाउ वन, तो इट कैन बी रिटन एज माइनस का टाउ के कैप। तो आपके पास सारी चीजें हैं बेटा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाले केस में, पहले वाले केस में टॉर्क, सेकंड वाले केस में टॉर्क। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। बेटा थीटा कितना होगा ये आपको बताना है, थीटा कितना है ये आपको बताना पड़ेगा। बता पाओगे? टाउ वन इज इक्वल्स टू P1 वेक्टर क्रॉस E1 वेक्टर। यहां पे देखो, सो टाउ टू वेक्टर कैन बी रिटन एज P2 वेक्टर क्रॉस E2 वेक्टर। क्या कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है? मुझे एक बात बताना मेरे बच्चे कि जब यहां पे आप ये देखो, यहां पे क्या पुट करोगे, टाउ के कैप, ये के कैप में आ रहा है, ये पता नहीं किस में होगा, और यहां पे E1 जो है मेरे बच्चे आई कैप में। बेटा किसको मैं आई कैप के साथ क्रॉस करूं कि मुझे के कैप मिल जाए? आई कैप के साथ मैं किसको क्रॉस करूं कि मुझे के कैप मिल जाए? यार ये तो परेशानी वाली बात हो गई ना, अब क्या करें? याद है ऐसा कुछ बनाते थे, आई कैप, जे कैप, के कैप, आई को जे के साथ करोगे तो के मिलेगा, तो ये भी तो वही है, ये भी तो वही है। तो भैया बोलो जरा, क्या जब आई को जे के साथ करा तो के मिला है ना, तो जे को आई के साथ करोगे तो माइनस का के मिलेगा, तो माइनस जे को अगर आई के साथ कर दे तो माइनस जे को आई के साथ कर दे तो हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। सो इट शुड बी हो बेटा माइनस का जे कैप, यहां पे क्या आना चाहिए, माइनस का जे कैप आना चाहिए। मतलब पहले वाले केस से जो डाइपोल मोमेंट मिलेगा वो अलोंग द वाई एक्सिस होगा, पहले वाले केस में जो डाइपोल मोमेंट मिलेगा वो अलोंग द वाई एक्सिस होगा। तो मैं एक बात तो समझ गया कि P1 जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस। तो P1 को मैं आज से बोलूंगा PY, क्योंकि डाइपोल मोमेंट अलोंग द वाई एक्सिस था ये। यहां पे आइए सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में टाउ टू इज योर माइनस का के कैप, P2 का पता नहीं सर, E2 जो है वो है के जे कैप में। अब फिर से वही कहानी होगी बेटा, आई क्रॉस जे करोगे तो के मिलेगा, तो जे क्रॉस माइनस का आई करना पड़ेगा, ये तो यहां पे माइनस का आई आएगा आई थिंक, है ना। तो देख लो, जे क्रॉस माइनस का आई, जे क्रॉस माइनस का आई, या जे क्रॉस आई करे, है ना, तो माइनस का आई क्रॉस जे, हाँ तो माइनस का आई आ जाएगा यहां पे। सो यहां से सेकंड वाले केस से पता चल रहा है कि डाइपोल मोमेंट P2 जो होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा। तो मैं काम करूंगा, P2 को कहूंगा PX, P2 को क्या कहूंगा मैं, PX कहूंगा। तो अब मुझे देखो इनके मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ता है, अब इनके डायरेक्शन गए भाड़ में, डायरेक्शन मैंने निकाल लिया है कि P1 वाला जो है वो वाई एक्सिस में होगा, P2 वाला जो है वो एक्स एक्सिस में होगा। तब डायरेक्ट कहानी मैग्नीट्यूड पे ही खेल लो जाके, अब पूरी पिक्चर मैग्नीट्यूड पे खेल सकते हो तुम लोग जाके, सीधी सी बात है बेटा। यहां पे देखो P1 इज इक्वल टू टाउ वन अपॉन E1, मैग्नीट्यूड की कहानी है बेटा, और ये हमारा PY के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली P2 विल बी इक्वल्स टू, बेटा P2 क्या होगा, टाउ टू अपॉन E2, टाउ टू अपॉन E2 एंड इट विल बी योर PX। बेटा PY अपॉन PX करने से tan थीटा मिलता है, tan थीटा। अरे डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे काम कर सकते हो इसके लिए तुम लोग, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसे काम कर सकते हो। तो चलो भाई PY फाइंड करो, PX फाइंड करो, यहां पे पुट करो, देखो क्या आंसर आता है इसका। किया ट्राई कुछ यार? यहां पे आई थिंक PY को लिखेंगे टाउ वन कितना था, टाउ के बराबर था, E1 कितना था, E के बराबर था। PX के लिए अगर बात की जाए बेटा तो टाउ टू अगेन टाउ के बराबर है, अरे अब वो माइनस का साइन है, मैग्नीट्यूड तो टाउ ही होगा, और E2 हमारा √3 E टाइम्स है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको अगले पेज पे, एंड tan थीटा कैन बी रिटन एज PY अपॉन PX, PY इक्वल्स टू टाउ वन अपॉन E1, यही होता है ना मेरे बच्चे, देख लो जरा, PY जो था टाउ वन अपॉन E1 था। बेटा E1 का मैग्नीट्यूड E है, टाउ वन का मैग्नीट्यूड टाउ है ना, तो इसको लिखा टाउ अपॉन E। PX इक्वल्स टू टाउ टू अपॉन E2।
टाउ टू जो है वो माइनस का टाउ वन के बराबर है। टाउ टू जो है वो माइनस का टाउ वन के बराबर। भैया यहां पे मैग्नीट्यूड तो अभी भी टाउ है ना, माइनस का साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड आज भी टाउ है। तो यहां पे सीधा टाउ पुट करेंगे और E2 का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो है √3 टाइम्स ऑफ E, वो मैंने पुट कर दिया है। चलो भाई देखो यहां पे आओ, इधर देखो इसको। सो टाउ अपॉन E डॉट टाउ अपॉन √3E, जो चीजें कैंसिल आउट होगी वो कैंसिल आउट कर दीजिएगा। जैसे E से तो E मरेगा, टाउ से टाउ मरेगा, √3 ऊपर जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। सो tan थीटा इक्वल्स टू √3 है, तो थीटा जो बनेगा मेरे बच्चे क्या वो 60 डिग्री बनेगा? थीटा कितना बन जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। थीटा कितना बन जाएगा? 60 डिग्री बन जाएगा। तो यहां पे आई थिंक थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। क्या यही हमारा फाइनल आंसर होगा? नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया नोट? किया सभी ने नोट? समझते हो ना बात को? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसे बहुत ज्यादा टफ जो चीज हो जाती है ना कि हाय पता ही नहीं चलता क्या करना है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर किसी भी सिस्टम पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर वर्क किया जाए तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे कि एक बाल्टी को, एक डब्बे को उठा के मैं ऊपर रख दूं, एक डब्बे को उठाया ऊपर रख दिया, तो बेटा उस डब्बे के ऊपर मैंने वर्क किया है। क्या वर्क किया मैंने? कि मैंने उसको नीचे से उठाया और मैंने उसको ऊपर ले जाके रख दिया। अब जब मैंने इसके ऊपर वर्क किया तो इस डब्बे के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। तो जितना मैं इस पे वर्क करूंगा उतना उसके पास एनर्जी स्टोर होगी, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो तुम भी जानते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि स्टोर्ड होती है। और अगर एक बॉक्स को मैंने उठाया, जैसे मान लीजिए बॉक्स का मास है m, तो बेटा बॉक्स को जमीन से उठाया और ऊपर ले जाके रखना है। कितनी हाइट पे रखना है सर? h हाइट पे आपने इस बॉक्स को रखना है। तो ये बॉक्स है, आपने इसको उठाया, ऊपर एक फोर्स लगाया इसको उठाने के लिए। कितना फोर्स लगाओगे? सर मैं जो इस डब्बे के ऊपर फोर्स लगाऊंगा वो इसके वेट के जितना होगा। मैं क्या कर रहा हूं? इस बॉक्स को उठा के ऊपर रख रहा हूं, तो बॉक्स को उठा के ऊपर रखना है तो बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगाऊंगा ऊपर उठाने के लिए। वो जो फोर्स मैं लगा रहा हूं वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉक्स। तो मैंने बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया mg, बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कराया ऊपर की तरफ विच इज इक्वल टू h। तो जो मैंने वर्क डन किया, वर्क डन बाय मी ऑन ब्लॉक इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0। क्योंकि देखो फोर्स ऊपर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रहा है, फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है। तो मैंने जो वर्क डन किया इट इज एफ एस कॉस 0, फोर्स लगाया mg और डिस्प्लेसमेंट हुआ h। तो जो मैंने वर्क डन किया वो है mgh। और बेटा जो मैंने वर्क डन किया इस बॉक्स पे, क्या वो स्टोर हो गया इस बॉक्स के अंदर? जो मैंने वर्क डन किया इस बॉक्स पे वो वर्क डन कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एनर्जी में और स्टोर हो गया इस बॉक्स में। यहां पे बताओ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना? सर mgh। कहां से आया? क्योंकि मैंने वर्क किया था इसके ऊपर। तो जो भी मैं वर्क डन करता हूं वो उसके पास स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे भी डाइपोल के साथ ऐसी कहानी चलने वाली है। तो मेरे बच्चे यहां पे एक डाइपोल है जिसके ऊपर आप देख सकते हो कि आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगता है वो है PE sin थीटा, है ना? चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। अब मैं बोलूंगा कि यार इस डाइपोल को घुमाने में कितना वर्क डन किया है मैंने, ये मुझे बताना है। सो डाइपोल वर्क डन बाय मी या फिर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। अभी रुको जरा, मजा आएगा।
P और E कांस्टेंट होता है, बाहर आगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा हो गया बेटा। साइन थीटा के इंटीग्रेशन जो होता है आई थिंक वो माइनस का कॉस थीटा होता है। सो माइनस का पीई कॉस थीटा, क्या ये सही बात है? तो जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स करता है, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस का पीई कॉस थीटा, और जो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स करता है दैट विल बी इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, माइनस का नहीं, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स माइनस का डेल्टा यू होता है, और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी माइनस ऑफ माइनस का डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू। डायरेक्टली लिख सकते हो ये वाली बात में। तो क्या मैं बोलूं क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है? हाँ, क्या मैं बोलूं दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रख दो तो डाइपोल के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आती है विच इज गिवन बाय माइनस का पीई कॉस थीटा। तो भैया डाइपोल के ऊपर वर्क डन होता है एंड द वर्क डन इज गिवन बाय माइनस का पीई कॉस थीटा। चलिए भाई देख लो भाई, इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। इन द फिगर शोन द टॉर्क इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नो डाउट यहां पे आप देख सकते हो एक डाइपोल था बेटा हमारे पास, इनिशियली उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, है ना, एक डाइपोल था मेरे पास जिसने इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ θ1 एंगल बनाया हुआ था। ये दिख रहा है आपको θ1। अब क्या हुआ, आपने इस डाइपोल को रोटेट किया, आपने इस डाइपोल को रोटेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रोटेट करना चाहती है लेकिन आपने क्या किया, इधर की तरफ किया। ये आप कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। समझ लो बात को मेरे बच्चे। तो ये कौन कौन कर रहा है, ये आप कर रहे हो। आपने डाइपोल को उल्टी डायरेक्शन में घुमा दिया। अगर डाइपोल को ऐसे रखा होता है तो बेटा क्या होगा, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, ये डाइपोल रखा हुआ है इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दिया। तो यहां पे एंगल θ1 था, अपोजिट डायरेक्शन में घुमा के एंगल अब बना दिया θ2। तो आपने वर्क डन किया, हाँ सर हमने वर्क डन किया। तो यहां पे देखिए बेटा, in the figure shown the torque is in the clockwise direction. If we rotate the dipole in anti-clockwise direction from an angle θ1 to θ2 slowly, we have to apply an anti-clockwise equal torque, then the work done in the process will be given as। बेटा restoring torque की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो तो चलो ठीक है समझ के, लेकिन इसके अलावा क्या होगा, जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे तो यार अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने के लिए तो कुछ और एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा हम लोगों को, और जो टॉर्क मुझे लगाना पड़ेगा दैट विल बी द अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगेगा इधर की तरफ टाउ, और मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये टॉर्क मैं लगा रहा हूं बाय मी। तो क्या हुआ, हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा। सो वर्क डन बाय मी इक्वल्स टू कितना बनेगा बेटा, बोलो तो। वर्क डन बाय मी गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ टाउ डॉट डी थीटा। टॉर्क मैं लगा रहा हूं तो माइनस का पी साइन थीटा डी थीटा कर लेंगे इसको हम लोग। So it can be written as, क्योंकि ये टॉर्क मेरी वजह से लग रहा है तो इट विल बी योर इंटीग्रल ऑफ माइनस का पी साइन थीटा डी थीटा। माइनस का साइन बाहर आया पी के साथ और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा कर दिया। ये भी हमारी वजह से जो वर्क डन है हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी वजह से जो वर्क डन हो रहा है हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। सो इट कैन बी रिटन एज पीई कॉस थीटा, पीई कॉस थीटा। लिमिट्स लगानी पड़ेगी मेरे बच्चे, यहाँ पे लिमिट्स कहां से कहां तक, θ1 से लेके θ2 तक लगाएंगे। सो इट विल बी माइनस का पीई माइनस का कॉस थीटा, θ1 से लेके θ2 तक, θ1 से लेके θ2 तक। सो इट विल बी, इट कैन बी रिटन एज, बेटा कितना बनेगा, ये माइनस माइनस खत्म कर दो कहानी में, तो पी कॉस θ2 माइनस का पी कॉस θ1 हो जाएगा।
पीई कॉस थीटा 2 माइनस का पीई कॉस थीटा 1। क्या ये वाली बात समझते हैं आप लोग? सो इट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो लिख दूं क्या मैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 2 माइनस पीई कॉस थीटा 1। एक और चीज जो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, दैट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन करेगा उसके अपोजिट में क्या एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है। एक्सटर्नल फोर्स किसका काम है? तुम लोगों का काम, जो तुम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो यहां पे दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वर्क डन जो आएगा इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा 1। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस का डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस का पीई कॉस थीटा 2 माइनस का पीई कॉस थीटा 1। रुको, हमने कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी? रुको एक मिनट, मैंने टॉर्क लगाया पी साइन थीटा, चलो हमने यहीं पे गड़बड़ी कर दी थी। हाँ, इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे हमने यहीं पे गड़बड़ी कर दी थी। सो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, बाकी सब चलने दो। ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में। हाँ, अब सही है। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी गिवन बाय माइनस का डेल्टा यू। तो बेटा माइनस से तो माइनस मर जाएगा, माइनस से माइनस, चलो हाँ, माइनस से माइनस मर जाएगा। सो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पीई कॉस थीटा 2 प्लस पीई कॉस थीटा 1। हाँ, आप सही है, हमने वहीं पे गलती कर दी थी। टॉर्क वाला पार्ट जो था बेटा, टॉर्क में कोई दिक्कत नहीं थी, हमें कहानी यहीं पे आके बदलनी थी पूरी। वो टॉर्क तो उतना ही लगाया ना भाई, अरे यार टॉर्क तो उतना ही लगा रहा हूं, यहां मैंने गलती कर दी थी, माइनस का साइन यहां नहीं लेना है हम लोगों को। बेसिकली अगर देखा जाए, टॉर्क जिस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहां पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, यहां पे हमने गलती कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जो माइनस का साइन लगा रहा था ये हम गलत कर रहे थे, इसको हमने करेक्ट कर दिया है, इट विल बी प्लस का पीई। बाकी कॉस का देखो, यहाँ पे देखो साइन थीटा डी थीटा है, इसका दोबारा इंटीग्रेशन किया तो पीई साइन थीटा का माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक की लिमिट लगाना, ठीक है। चलो आगे आओ। अब फिर यहाँ पे ये जो भी वर्क डन हम निकाल रहे थे, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। ये वो वर्क डन है जो हम लोग कर रहे थे, ये वो वर्क डन है जो हम लोग कर रहे थे। फिर हमने समझा कि यार वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस का डेल्टा यू, तो माइनस का डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस पी कॉस थीटा 2 प्लस का पी कॉस थीटा 1, माइनस माइनस मर के डेल्टा यू बनता ही है मेरे बच्चे। यहाँ पे डेल्टा यू को लिखेंगे यू थीटा 2 माइनस का यू थीटा 1 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन कॉमन लेंगे, पीई कॉस थीटा 2 माइनस का पीई कॉस थीटा 1। सो जरा गौर फरमाओ, यहां से एक चीज देख लो, यहां से एक चीज देख लो, दैट वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। रिजल्ट तो वही आ रहा है अभी, रिजल्ट तो अभी भी वही आ रहा है, आप देख सकते हो बेटा। ये क्या है, डेल्टा यू, और ये क्या है, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस का डेल्टा यू, बात तो वही चल रही है अभी भी। तो यहां से कंपेयर किया, कंपेयर करके हमें पता चला दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय माइनस का पीई कॉस थीटा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था, पर ये बात दोबारा यहां से भी हमें प्रूफ हो रही है। समझ लो ये क्या है बेटा, इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स।
माइनस का पी कॉस थीटा 2 प्लस का पी कॉस थीटा 1, इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से आप ये ऐसे फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हो। तो एक डाइपोल को जब आपने एक्सटर्नल वर्क किया उसको रोटेट करने के लिए, तो आपने जो वर्क किया है, जो वर्क आपने किया है डाइपोल को रोटेट करने में, वो स्टोर होता है डाइपोल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। वो स्टोर हो जाता है डाइपोल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और यार ये वाला फॉर्मूला तो मैं पहले भी डिराइव कर चुका था, अब ये तो जस्ट पॉइंट्स बता दिए कि थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक थोड़ा अच्छे से डिफाइन करें इसको हम लोग। तो नहीं तो ये वाली बात मैंने भी तो बोली थी आपसे कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू माइनस का पी कॉस थीटा। तो यही तो है पोटेंशियल एनर्जी। नहीं क्या है ये, पी कॉस थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। P cos थीटा माइनस का P cos थीटा इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ये P देख के कंफ्यूज मत हो जाना बार बार, ऐसे लिख लो, ऑफ द डाइपोल। समझ रहे हो बात को? पक्का छाप लो इसको जल्दी से। ये एक्सटर्नल फोर्स हमारा काम है, हम कर रहे हैं इसको। दिस इज द वर्क डन बाय अस। ओके, इट कम्स आउट बी माइनस का पी कॉस थीटा। और जितना वर्क मैंने किया है, जितना वर्क मैंने किया है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। लिख देता हूं यहां पे, बार बार समझ आना चाहिए। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स चेंज माइनस का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एंड सिंपली सेज कि सर यहां पे वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू माइनस का वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस का कंजर्वेटिव में माइनस का डेल्टा, माइनस माइनस प्लस होता है। लिख लो। हो गया। अब इसने यहां पे थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक की कहानी डिफाइन कर दी है। तो क्या ऐसा बहुत खतरनाक चीज होगी जो हमें समझ नहीं आएगी अब यहां पे? अरे कुछ नहीं, बस लिमिट्स लगा दो थीटा 1 से थीटा 2 तक, बाकी कहानी तो वही चल रही है। लिमिट्स लगानी है सिर्फ थीटा 1 से थीटा 2 तक, बाकी की कहानी तो वही चल रही है बेटा। चलो आओ यहां पे। तो दो चीजें पता चली, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितना है ये सर, और यहां पे हाँ ये रहा। दो फॉर्मूले पता चलते हैं, एक तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज दिस वन। तो ये दो फॉर्मूले हमें पता चलते हैं। और यहां से पता चली गया दैट डेल्टा यू इक्वल्स टू दिस। ठीक है, चलिए बच्चे बढ़े आगे। चलो ये खाली जगह बता दिया, सारी बातें मैंने यही सब बताना था मेरे को। यहाँ पे भी यही सारी बातें जो मैंने यहां लिखी है वो आगे बताना था, इसलिए छोड़ दो इसको। अब यहां पे आओ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला था, क्या बोला था सर, कि जब भी आप डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो रही है। क्यों हो रही है भाई? क्या बोले कि सर जब भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा गया तो हमने पाया कि जो डाइपोल है, जो ये डाइपोल है, इसके ऊपर टॉर्क कुछ इस प्रकार से लगता है कि वो डाइपोल को अरेंज करना चाहते हैं अपनी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहती है कि जो डाइपोल है वो उनकी ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाए, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम डायरेक्शन में हो जाए। यही चाहता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा क्यों चाहता है सर? ये ऐसा क्यों चाहता है? क्यों चाहता है ऐसा कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो जाए? बेटा अगर ऐसा होगा तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी माइनस का पी कॉस थीटा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस का पी कॉस 0। बेटा कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी माइनस का पी। ये होता है बेटा मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। माइनस की वैल्यू मिनिमम वाली होती है ना बेटा, 0 से भी छोटा क्या होता है? माइनस होता है। और पोटेंशियल एनर्जी तो वेक्टर भी नहीं है कि यहां पे प्लस माइनस डायरेक्शन के लिए सोच ले। तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी
और स्केलर है और माइनस का पीई, मतलब दिस वैल्यू इज लेस देन 0, मतलब ये मिनिमम वैल्यू है। और बेटा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आपने क्लास 11th में पढ़ा था, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे वी हैव द स्टेबल इक्विलिब्रियम। याद आया कुछ? ग्राफ बनाया था अपने पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस पोजीशन का, ग्राफ इस प्रकार से बने थे। मैंने बोला था भैया यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहां पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है? तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पे वी हैव द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बॉल को थोड़ा सा धक्का मारो, इधर उधर कहीं पे भी छोड़ो, वो निकल जाएगी, वापस कभी नहीं आएगी। लेकिन जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहां अगर गौर फरमा के देखो और बॉल को डिस्प्लेस करो, देन यू विल कम टू नो कि बॉल वापस आ जाएगी अपनी जगह पे। सो ये केस होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का और ये केस होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का। बेटा हर कोई जीवन में क्या होना चाहता है? स्टेबल होना चाहता है। तो ये डाइपोल भी बोल रहा है कि भैया मुझे स्टेबल कर दो, इसलिए वो अपने आप को अलाइन करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइपोल क्या चाहता है कि भैया हम स्टेबल होना चाहते हैं, हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में आना चाहते हैं। तो डाइपोल पे लगता है टॉर्क और इस टॉर्क की वजह से ये डाइपोल रोटेट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे कि वो किस में आ सके? स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ सके। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल को कुछ इस प्रकार से रख दिया, क्या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डाइपोल को कुछ इस प्रकार से रख दिया तो समझ जाओ कि वो डाइपोल इस वक्त है इक्विलिब्रियम में, वो भी स्टेबल वाले। वो डाइपोल किस में है बेटा? इक्विलिब्रियम में है, वो भी कौन सा वाला? स्टेबल वाला। तो आप देख लो डाइपोल मोमेंट ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये डाइपोल मोमेंट P और बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, दोनों सेम डायरेक्शन में है। दिस इज द सिनेरियो फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्पेलिंग देख लेना तुम लोग एक बार। ये किसका केस हो जाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। ये किसका होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझते होंगे है ना बात को। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जैसा कि आपने वो बॉल वाला केस बताया था, तो सर अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाए तो क्या वो अपनी जगह पे वापस आ जाता है? हाँ बिल्कुल, वो वापस आता है। तो अगर मैं डाइपोल को यहां से डिस्प्लेस करूं, डाइपोल को ऐसे घुमा के छोड़ दूं, तो क्या वो डाइपोल ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएगा? बिल्कुल सही बात बोली है। जैसे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉल को कहीं पे भी छोड़ दो, वो घूम फिर के वापस अपनी जगह पे आती है, वैसे ही अगर इस डाइपोल को मैं ऐसे धक्का मार दूं हल्का सा ऊपर की तरफ, ये डाइपोल घूम जाएगा, लेकिन फिर से जैसे ही डाइपोल ऐसे रोटेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस यहां ले आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगी? वापस ले आएगी। समझ गए बात को? तो जब यहां पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है गिवन बाय माइनस का PE, और उसके इसमें टॉर्क 0 होता है बॉडी पे। टॉर्क कितना हो जाता है? 0। अरे यार साइन 0, थीटा यहां पे 0 डिग्री का हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा उसके। लिख लो लिख लो लिख लो। ये डाइपोल इस वक्त क्या है बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर आप इसको डिस्प्लेस करोगे, अगर आपने इसको भी डिस्प्लेस करा, ऊपर की तरफ ले गया, कैसे छोड़ दिया, तो वापस अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा। जैसे बॉल को डिस्प्लेस करके छोड़ते हो तो वापस अपनी जगह पे आ जाती है। क्लियर रहेगी पहली केस। दूसरा केस है बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, आपने मान लो डाइपोल को घुमा दिया घुमा दिया घुमा दिया और ऐसा घुमाया ऐसा घुमाया ऐसा घुमाया कि डाइपोल ही क्या हो गया? सर हमने डाइपोल को ऐसा घुमाया ऐसा घुमाया ऐसा घुमाया कि डाइपोल का जो मोमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड
अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। अब इधर देखा तो पता चला भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा और एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी देखी गई माइनस का पीई कॉस 180 डिग्री। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि कॉस 180 डिग्री जो होता है वो होता है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 पुट कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी हमें दिख रही है प्लस का पीई। क्या बात है, ये होती है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जहां पे होती है वहां होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद है ना, ये बॉल को डिस्प्लेस करो किसी भी डायरेक्शन में, वापस कभी नहीं आती। तो ये क्या है बेटा, दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। So this is the case of unstable equilibrium। इसमें क्या होगा बेटा, सर इसमें ऐसा होगा कि डाइपोल को थोड़ा सा घुमा दो, बस डाइपोल को थोड़ा सा ऊपर घुमा दो या डाइपोल को थोड़ा सा नीचे घुमा दो, ये डाइपोल पूरा घूम जाएगा और अपने आप को अलाइन कर लेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। जैसे यहां पे बॉल को थोड़ा सा धक्का मारो, चली जाती है, दोबारा कभी नहीं आती, वैसे डाइपोल को थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा सा रोटेशन दो, थोड़ा सा। जैसे डाइपोल है ना, डाइपोल ऐसे है बेटा, ये प्लस है माइनस है, इतना सा घुमा दिया, बस इतना सा घुमा दिया। इतना सा घुमाने के बाद अब बाकी का काम ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, फोर्स लगा के इसको पूरा घुमा देगी और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नहीं आ रहा समझ, समझते हो ना? एक बार अगर इसको यहां से डिस्प्लेस कर दिया तो ये दोबारा कभी अपनी इस पोजीशन में नहीं आएगा, ये अपने आप को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो याद रहेगी ये बात, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम गिवन बाय प्लस का पीई, स्टेबल इक्विलिब्रियम पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम व्हिच इज गिवन बाय माइनस का पीई। इस केस में बॉडी के ऊपर जो टॉर्क लगता है बेटा, वो टॉर्क होता है कितना, बोलो, पीई साइन 180 डिग्री जीरो होता है फिर से। तो बॉडी के ऊपर इस टाइम पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ना ही बॉडी के ऊपर तब टॉर्क लगता था जब पॉजिटिव चार्ज यहां था और नेगेटिव यहां था। यू गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो छापने वाली बातें हैं, यहां से नोट करना शुरू करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो इसको। चलो भाई, बहुत बढ़िया, एक मिनट रुको। हाँ, यहां लिख लो भाई, लिख लो, चीजें काम आएगी। हो गया होगा, यहां पे आओ, लिख लो, ये भी सारी बातें कंप्लीट हो गई। चलो भाई देख लो, ये सारी बातें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, थ्योरी देखने का कोई मतलब नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस का पी कॉस थीटा, टॉर्क बराबर पी साइन थीटा। अगर यहां पे थीटा 0 होगा, 180 डिग्री होगा, तो टॉर्क यहां पे बेटा क्या होता है, टॉर्क जो होता है वो 0 होता है। ये बात मैंने भी बता दी आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे बेटा ये डाइपोल, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइपोल मोमेंट, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? हाँ सर बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम होती है बेटा? इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा कि अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया, जैसे आपने इसको थोड़ा सा रोटेट किया, तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। जैसे आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहां पे अगर आपने स्लाइटली इसको टिल्ट किया फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, the dipole experience a clockwise torque which tends the dipole to rotate back to its equilibrium position. This shows that theta equals to 0, dipole is in stable equilibrium. बताया मैंने भी आपको ये सारी बातें। फिर हम आगे बढ़े, हमने बोला कि भाई देखो यहां पे डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में बन रहा है। सो डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल मोमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, तो थीटा बनता है 180 डिग्री। और बेटा थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे जैसे ही अब मैंने इसको थोड़ा सा भी रोटेट किया, जैसे इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया, इस पे फोर्स लगा इधर, इस पे फोर्स लगा इधर, इधर टॉर्क आएगा, इधर टॉर्क आएगा और ये घूम जाएगा पूरा। मैंने भी तो यही बोला था, अरे मैंने भी तो यही बोला था कि जैसे आप इसको डिस्प्लेस करोगे ये पूरा घूम जाएगा और ये पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर आ जाएगा।
क्या बोले, डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वी कैन सी दैट द टॉर्क ऑन द डाइपोल एक्ट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन which rotates the dipole in such a way that it never comes back, है ना। तो वो डाइपोल को कुछ ऐसा रोटेट करेगा कि वो डाइपोल वापस अपनी इस सिचुएशन में तो नहीं आ पाएगा फिर, है ना। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात यही होती है। तो यहाँ पे डाइपोल किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, टॉर्क अभी भी यहाँ पे डाइपोल पे 0 है, लेकिन हाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। यार मैंने कुछ और तो नहीं पढ़ा दिया था तुम्हें, यही था ना। चलिए भाई, इसके बाद आता है ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल। तो बेटा ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल को मैं तुम्हें यहां पे समझाता हूं। हुआ यूं कि तुम ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि यार जब भी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पे ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, ये माइनस ये प्लस। तो आप देख सकते हो बेटा डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर बनेगा। कैसा है ये इक्विलिब्रियम, कैसा इक्विलिब्रियम है ये, स्टेबल वाला है कि अनस्टेबल है। तो ये देखने से पता चला स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सॉरी, देखने से पता चलता है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो डाइपोल को जैसे ही थोड़ा सा रोटेट करोगे, डाइपोल को जैसे ही थोड़ा सा रोटेट करोगे, इस पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग जाएगा। कैसे, ये देखो, आपने क्या किया, ये डाइपोल अपने बढ़िया स्टेबल इक्विलिब्रियम में जी रहा था, आपने क्या किया, जबरदस्ती जाके इसको घुमा दिया। अब जैसे आपने घुमाया, इस पे लगेगा QE वाला फोर्स इधर की तरफ, इस पे लगेगा QE वाला फोर्स इधर की तरफ। बेटा अब क्या ये कपल है, ये इसको फिर से रोटेट करेगा और ये डाइपोल वापस अपनी जगह पे आने लगेगा। तो ये डाइपोल रोटेट होके दोबारा ऐसे आएगा, लेकिन जब ये ऐसे घूमता हुआ आ रहा था तो इसके इनर्शिया के कारण, जब ये डाइपोल ऐसे घूमते हुए आ रहा था तो इसके इनर्शिया के कारण ये यहां रुक नहीं पाया और थोड़ा सा आगे निकल गया। तो आगे जब वो निकला तो डायग्राम कुछ ऐसा बन गया। तो क्या हुआ, ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। जैसे मैंने इसको डिस्प्लेस किया, इस पे टॉर्क लगा और ये वापस घूम के अपनी जगह पे आने लगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ये अपनी जगह रुक नहीं पाया और आगे निकल गया। जैसे वो यहां पे आया, अब पॉजिटिव वाले पे फोर्स QE इधर लगेगा, नेगेटिव वाले पे फोर्स QE इधर लगेगा। बेटे इस पे टॉर्क बताओ क्या इस डायरेक्शन में लगेगा? हाँ सर। तो ये टॉर्क क्या करेगा, इसको फिर से घुमा के इस जगह लाने की कोशिश करेगा। जैसे वो यहां आएगा, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया फिर से वो आगे निकल जाएगा। फिर से एक टॉर्क लगेगा जिसको वापस लाने की कोशिश करेगा, इनर्शिया की वजह से आगे निकल जाएगा। फिर से टॉर्क लगेगा और ये ऐसे 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 करके ऑसिलेट कर रहा है। सो दिस इज द ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल, है ना। तो जब ये डाइपोल ऑसिलेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो सर सीधी सी बात है, जब मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं किसी एंगल थीटा पे तो इसके ऊपर लगता है कि रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इसके ऊपर क्या लगता है, रीस्टोरिंग टॉर्क। इसको मैं बोलूंगा रीस्टोरिंग टॉर्क। रीस्टोरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस लाने की कोशिश करता है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन बढ़िया एकदम शांति से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन तुम जैसे लोग आए जिन्होंने इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, कुछ एंगल थीटा पे डिस्प्लेस किया। तो इस पे लगेगा अब क्या, ये सर रीस्टोरिंग टॉर्क। इस रीस्टोरिंग टॉर्क का काम क्या है, इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का। लेकिन ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाता तो है, लेकिन इनर्शिया की वजह से आगे निकल जाता है और फिर वो यहां पे आ जाता है। फिर से यहां की तरफ क्या लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये रीस्टोरिंग टॉर्क फिर से क्या करेगा बेटे, इसको अपनी जगह पे लेके आएगा। तो यहां पे आई मस्ट से दैट द रीस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय माइनस का PE साइन थीटा। बेटा एक कंडीशन लगा रहा हूं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल। आप देख सकते हो यहां पे थीटा एंगल तक हमने इसको डिस्प्लेस किया है। सो कंडीशन लगा लीजिएगा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल,
थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो उस केस में साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस थीटा को 1 लिखते हैं क्या उस केस में? बिल्कुल उस केस में कॉस थीटा को 1 लिखते हैं। तो यहां पे रीस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाय माइनस का पीई, साइन थीटा की जगह थीटा लिख दिया मैंने बस। बेटा टॉर्क को लिखते हैं आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, इक्वल्स टू माइनस का पीई इंटू थीटा। तो बेटा अल्फा बनेगा माइनस का पीई अपॉन आई इंटू थीटा। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो बेटा ये कितना डिस्प्लेस हुआ है एंगुलर में, थीटा। सर यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, फिर नीचे की तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सो थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक बात बताओ, जैसे एक्सेलरेशन को d2x बाई dt स्क्वायर लिखते थे, तो क्या मैं अल्फा को d2 थीटा डिवाइड बाई dt स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? जैसे एक्सेलरेशन को आप लिखते थे d2x बाई dt स्क्वायर, d2s अपॉन dt स्क्वायर, d2r अपॉन dt स्क्वायर, तो क्या मैं अल्फा को d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर नहीं लिखूंगा? एंगुलर एक्सेलरेशन इज द नथिंग बट द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अल्फा की जगह लिखा d2 थीटा डिवाइड बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का pe अपॉन आई इंटू थीटा। हो, ये क्या देखने को मिल रहा मुझे एक चीज नजर आ रही है कि अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट्स है ये छोटे होंगे, ऑसिलेशन कर रहा है ना, तो डाइपोल क्या कर रहा है बेटा? ऑसिलेट तो कर रहा है, लेकिन अगर इस ऑसिलेशन में ऑसिलेशन तो कर रहा है, लेकिन इस ऑसिलेशन में अगर ये चीज, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, जिनको कि एम्पलीट्यूड भी कह सकता हूं मैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा है तो बेटा क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा? क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन होगा? तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन आई थिंक वो एसएचएम ही तो होता है। तो अगर थीटा बहुत छोटा है तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेशन है, जिसमें कि हम बोल सकते हैं कि ये एसएचएम कर रहा है। तो बिल्कुल अगर थीटा छोटा है तो हमारा जो डाइपोल है वो क्या करेगा मेरे बच्चे? अगर थीटा छोटा है तो डाइपोल हमारा एसएचएम करेगा। दिस इज द कंडीशन फॉर एसएचएम। अब आपको एसएचएम की इक्वेशन तो पता ही थी, एंगुलर एसएचएम कहते हैं इसको, है ना? तो एंगुलर एसएचएम की जो कंडीशन थी वो थी d2 थीटा डिवाइड बाय dt स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ओमेगा है क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इसको कंपेयर किया तो ओमेगा स्क्वायर आ रहा है pe अपॉन आई ऑन कंपेयरिंग। कंपेयर किया तो पता चला कि ओमेगा स्क्वायर है pe अपॉन आई, ओमेगा है अंडर रूट ऑफ pe अपॉन आई। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, लिख दूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर ये तो एंगुलर वेलोसिटी होती थी ना भाई, वो t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा उसको फिर। तो यहां से ओमेगा को 2 पाई बाई टी भी लिखा जाता है, सिंस ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा को 2 पाई अपॉन टी लिखा जाता है, तो ओमेगा की जगह लिखा जाएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन आई। सो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पीई। 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पीई इज द टाइम पीरियड. So this is the angular frequency of the oscillation. This is the time period of the oscillation. बेटा यहाँ पे एक डाइपोल जो होता है अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, एक डाइपोल अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया तो क्या होगा? वो ऑसिलेट करेगा। तो कितनी फ्रीक्वेंसी से करेगा? दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और कितना टाइम पीरियड होगा? तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी है। तो इस पे डायरेक्ट सवाल आता है कभी कभार जिसमें फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लेगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिएगा, राइट फ्रॉम द हेयर, ठीक है? ये किस में था बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। तो हेडिंग इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगी, इसकी हेडिंग जो आप डालेंगे दैट विल बी द ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल। ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल।
सो डाइपोल का ऑसिलेशन हो रहा है। छाप लीजिए मेरे बच्चे, इतनी सी बात है सिर्फ इसमें, नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। हो गया? सभी ने नोट किया? ये सारी बातें लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, सितारा चमका दूंगा इस पे भी सितारा चमका लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन है ये, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए आप लोगों को। चले आगे बढ़े, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें देख लो, ओमेगा को पीई अपॉन आई लिखा था इन्होंने, आई अल्फा इक्वल्स टू माइनस का पीई थीटा था, और यहाँ पे टॉर्क इक्वल्स टू माइनस का पीई साइन थीटा, रिस्टोरिंग टॉर्क है ये, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक सवाल देख लेते हैं इस पे। सवाल बोला गया है, अ पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m is attached to one end of a massless rigid non-conducting rod having the length L. Another particle of mass m is attached to the other end of the rod. The two particle carrying the charges plus का q and minus का q, ये तो एक डाइपोल बन गया है भाई। सीधी सी बात बोली गई है, यहाँ पे एक मास पार्टिकल है m, इसको एक रॉड से कनेक्ट किया और यहाँ पे भी एक और मास पार्टिकल लगाया m, एक के ऊपर चार्ज है प्लस का q, एक के ऊपर चार्ज है माइनस का q, और दोनों की जो लेंथ है वो है l। यार ये तो डाइपोल बनता है सर। हाँ, तो इन्होंने डाइपोल बनाया। अब इन्होंने बोला गया है दिस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है यानी कि ये जो डाइपोल है, इसको एक रीजन में रखा जहां पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सच दैट द रॉड मेक्स अ स्मॉल एंगल। ये कहने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप, एंगल अगर छोटा है तो ही एसएचएम हो रहा है, अगर एंगल छोटा नहीं होगा तो एसएचएम भी नहीं होगा। तो यहां पे एंगल छोटा है तो एसएचएम की बातें होंगी। विद द फील्ड डायरेक्शन द मिनिमम टाइम नीडेड फॉर द रॉड टू बिकम पैरेलल टू द फील्ड आफ्टर इट इज सेट फ्री। तो जैसे आपने इसको यहां रखा, जैसे ही आपने इस डाइपोल को रखा फील्ड में, तो भैया बताओ कितना समय लगेगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द डाइपोल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे डाइपोल रख दिया हम लोगों ने ऐसा। अब डाइपोल पे टॉर्क लगेगा तो वो इधर आएगा, फिर वो इधर चला जाएगा, फिर वो वापस आएगा, फिर वो बीच वाली पोजीशन पे रहेगा, फिर वो आगे चला जाएगा। तो भाई कितने समय के बाद वो एकदम यहां पे आएगा, फ्री हो जाएगा, जैसे कि मतलब वो द मिनिमम टाइम नीडेड फॉर द रॉड टू बिकम पैरेलल टू द फील्ड, कितना टाइम लगेगा। तो बेसिकली वो टाइम पीरियड मांग रहा है आप लोगों से। सो आई थिंक कि जब हम टाइम पीरियड की बात करते थे, सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पीई करते थे, ठीक है। तो जब आपने गौर फरमाया, देन यू विल कम टू नो कि सर ये सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा डाइपोल, डाइपोल जो रोटेट करेगा सेंटर के अबाउट करेगा। इसका मास है m, इसका मास है m, ये लेंथ है l/2, ये लेंथ है l/2। तो यहां पे I नेट की बात करी जाए, सो I कैन बी रिटन एज m l/2 का होल स्क्वायर प्लस m l/2 का होल स्क्वायर। बेटा mr स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, तो यहां पे r जो है वो l/2 है और मास है m, तो इसके लिए लिखा m l/2 का होल स्क्वायर, इसके लिए लिखा m l/2 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 2ml स्क्वायर बाय 4, 2ml स्क्वायर बाय 4। तो यहां पे I विल बी ml स्क्वायर बाय 2, I विल बी ml स्क्वायर बाय 2। अच्छा, I हमारा ml स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। पुट करो यार, ये डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट तो पता नहीं मुझे कितना है, लेकिन हाँ ये तो जानता हूं मैं कि डाइपोल मोमेंट को लिखते हैं Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। सो डाइपोल मोमेंट की जगह Q इंटू L लिखते हैं। तो ये वाली चीज यहां पुट करो, ये वाली चीज यहां पुट करो एंड टाइम फाइंड कर लो। देखो क्या आंसर आ रहा है, करें सॉल्व। सो टाइम पीरियड विल बी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m l स्क्वायर बाय 2 इंटू p की जगह q इंटू l इंटू e। l से l मर जाएगा, सो टाइम पीरियड कम्स आउट बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m l डिवाइड बाय 2 q e। क्या यही आंसर है, देख लीजिए एक बार मैच करके। 2 पाई अंडर रूट ऑफ m l डिवाइड बाय 2 q e, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m l डिवाइड बाय 2 q e। समझते हो बात को? सिंपल है ना सारी बातें, बहुत ज्यादा। हाँ हलवा है सर, हलवा। छाप लो इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? पक्का? ये भी लिखो,
हो गया। इसके बाद हमारे पास केस आता है फोर्स ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपने देखा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या देखा, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है बेटा, सोचो ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे लगेगा QE, यहां पे लगेगा QE। लाइन ऑफ एक्शन दोनों के अलग अलग है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल नेट फोर्स की बात करूं तो बेटा यहां पे नेट फोर्स कितना हो जाता था, 0 होता था। हाँ, लाइन ऑफ एक्शन भले ही दोनों का अलग अलग है, लेकिन नेट फोर्स 0 होता था। हाँ, अगर मैं नेट टॉर्क की बात करूं तो वो 0 नहीं होगा और ये कपल की तरह बिहेव करेगा, जिससे कि डाइपोल को रोटेशन मिलता है। लेकिन अगर इसी डाइपोल को मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या हो सकता है बेटा, यहां पे पॉजिटिव वाला है, यहां पे नेगेटिव वाला है, तो क्या होगा, यहां पे एक फोर्स लगेगा QE1, यहां पे एक फोर्स लगेगा QE2। तो अब आप देख लो भाई, सीधी सी बात है, E1 बड़ा हो सकता है E2 से, E2 छोटा हो सकता है, या फिर E2 बड़ा हो सकता है E1 से। तो यहां पे नेट फोर्स अब 0 नहीं होने वाला है, तो यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, है ना। इससे पहले तो क्या हो रहा था, नेट फोर्स 0 हो जाता था, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स अब 0 नहीं होगा बेटा। तो अब क्या करें सर ऐसे केस में, अगर ऐसा सवाल आ गया तो फिर क्या करें। तो अगर आपके पास कोई केस आता है जिसमें बोलता है डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको फोर्स का फॉर्मूला लगाना है। देखो, चार्ज के लिए आप फोर्स का फॉर्मूला लगाते हो QE, है ना। मैं बोलता हूं डाइपोल के लिए लगाना है, तो डाइपोल के लिए लगाइए PdE/dr, और इसका मॉड लगा लेना ताकि काम आसान बन जाए। जिस भी डाइपोल पे आप फोर्स लगाएंगे वो निकाल लीजिए, और यहां पे वेरी कितना कर रहा है पोजीशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बताना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वेरी करता है विद द पोजीशन, वो हमें बताना है, DE/dr, ठीक है। और यहां पे इसका डाइपोल मोमेंट, जैसे कि यहां पे आओ देखो, तो ये एक डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P1 है, ये दूसरा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P2 है। मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या इस डाइपोल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होगी क्या? ऑब्वियस ये बात है सर, इस पूरे डाइपोल की वजह से, इस पूरे डाइपोल की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, और फोर्स किस पे लग रहा है, सेकंड वाले पे लग रहा है। तो अगर इस केस में आपको फोर्स बताना है, यहां पे ये फॉर्मूले होते हैं बेटा फोर्स के, और यहां पे होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। तो अगर आपको P1 डाइपोल की वजह से P2 वाले डाइपोल पे फोर्स निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा फंडा होता है बेटा, F इक्वल्स टू किसकी वजह से निकाल रहे हो, P1 की वजह से, किस पे निकाल रहे हो, P2 पे निकाल रहे हो, सो P dE1/dt। मॉड लगा लेना, जिससे कि प्लस माइनस का झमेला खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अरे यार dt कर दिया क्या मैंने, वे R इज दिस सेपरेशन। तो बेटा इस केस में देखो P2, क्या ये P2 वाला जो डाइपोल है इसके एक्सियल पोजीशन पे है क्या? हाँ सर। तो यहां पे d/dr ऑफ एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2k P1/r का पावर क्यूब। देख रहे हो, ये P1 के लिए P2 कहां है, एक्सियल पोजीशन पे, तो एक्सियल का मैंने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पुट कर दिया। P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आनी थी, तो मैंने यहां पे देखो P1 ही लिखा है, तो फोर्स कम्स आउट बी P2, यहां पे 2k P1 बाहर आ गया, d/dr ऑफ 1/r क्यूब। चलिए भाई इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो फोर्स कम्स आउट बी, ये अभी भी मॉड में चल रहा है ना, फोर्स कम्स आउट बी 2k P1 P2। बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/r क्यूब ये होता है कितना, माइनस का 3/r का पावर 4। मॉड लगाया है इसलिए नेगेटिव वाली चीजें हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो माइनस की चीज हट जाएगी, एंड 3 2 6 होता है, तो 6k P1 P2/r का पावर 4 इज द आंसर। तो आप देख रहे हो यहां पे 6k P1 P2/r का पावर 4, 6k ये क्या है, ये k है ना, तो 6k P1 P2/r का पावर 4, दिस इज द आंसर। ऐसे ही अगर आप देखो इस डाइपोल P1 की वजह से P2 पे फोर्स निकालना है, बेटा P2 वाला कहां है, अभी इक्वेटोरियल पे है सर,
P2 वाला कहां है, इक्वेटोरियल पे है। तो जब आप यहां पे इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो 2 हटा देना, यहां से 2 हटा दोगे तो यहां पे सिर्फ 3 बचेगा, तो आंसर बनेगा 3k P1 P2 बाय R का पावर 4। ये रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा बेटा। ये किस फॉर्मेट में आएगा, रिपल्सिव में आ जाएगा, है ना। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देखो ना, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को दूर भगाएगा, इसका नेगेटिव वाला इसके नेगेटिव को दूर भगाएगा। सर ये अट्रैक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं बेटा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, इसलिए यहां पे अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट बेटा। प्लस माइनस पास पास है, अट्रैक्शन होगा। ये प्लस दूर दूर है, ये माइनस माइनस दूर दूर है, और ये तो फिर बहुत दूर है, इनका तो मतलब ही नहीं है। प्लस माइनस पास है इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है। यहां देखो प्लस प्लस दूर भगाएगा, माइनस माइनस दूर भगाएगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो गई है, इसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पे रिपल्सिव फोर्स है, यहां पे अट्रैक्टिव फोर्स है। आगे की कहानी पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, वैसे ही आप वहां पे डिफरेंशिएशन वगैरह करोगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो इसका फर्दर आप डिफरेंशिएशन वगैरह करोगे तो आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट, लिख लो इसको, ये टेबल बना लेना ऐसी। हो गया। फिर एक और केस आता है जिसमें एक डाइपोल, तो यहां पे आप देख रहे हो ऐसा है और दूसरा डाइपोल इधर है, तो इसके लिए ये आज भी कौन सा पोजीशन है, इक्वेटोरियल है। और जब भी इसके लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है मेरे बच्चे, तो यहां पे देखो तो अगेन 3k P1 P2 बाय R का पावर 4, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी फिर, है ना। पोटेंशियल की बातें नहीं करेंगे यहां पे फिर हम लोग, समझ रहे हो। डायरेक्टली याद रख लेना, कोई डेरिवेशन नहीं पूछेगा इसके लिए, इसका डेरिवेशन नहीं पूछते ज्यादा, बट मैंने तुम्हें फॉर्मूला फिर भी बता दिया है। ये फॉर्मूला है, इससे ही सॉल्व करोगे तो आंसर आएंगे, ठीक है। ऐसे कोई डेरिवेशन पूछेगा नहीं, लेकिन अगर फॉर्मूला पूछना है तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, उसी से आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो एक काम करो ना, ये वाली चीजें तो लिख ली थी ना तुमने, यहां पे आओ, ये सारी बातें लिखो, लिख लो भाई, लिख लो इसको जल्दी से। हो गया। फिर इधर आओ, ये सब लिख लो, ये सब कुछ मेंशन करो, कंप्लीटेड। फिर इधर आओ, ये भी लिखो। हो गया। चलो भाई सवाल कर लेते हैं। टू डाइपोल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 एंड P2 आर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ईच अदर एंड P1 इज पैरेलल टू P2। बेटा P1 और P2 पैरेलल है। द फोर्स बिटवीन द डाइपोल्स इज, बेटा यहां पे P1 P2 पैरेलल है और डाइपोल के बीच का फोर्स वापस मांग रहा है। सब P1 P2 पैरेलल, तो ये वाला सिनेरियो बनता है ना, यहाँ पे P1 वाला डाइपोल, ये P2 वाला डाइपोल, ये तो यहाँ पे सर फोर्स जो था वो आई थिंक 3k P1 P2 बाई x की पावर 4 था, है ना। अब देखो कंफ्यूजन ये आता है कि सर कौन सा केस कंसीडर करें, ये भी तो एक पैरेलल का केस ही बनता है, नहीं बनता क्या ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये भी पैरेलल का केस है, ये भी पैरेलल का केस है। हम कौन सा वाला कंसीडर करें, आई थिंक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, है ना, PYQ है ये, जेईई मेंस में पूछा गया था सवाल। बेटा देखो अब कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से वाले केस को कंसीडर करें। सर इसका फॉर्मूला था 6k P1 P2 बाय R का पावर 4, और इसका फॉर्मूला बनता है 3k P1 P2 बाय R का पावर 4, है ना। उसने बोल दिया है कि P1 पैरेलल टू P2 है। अब यहां पे समस्या आती है कि मैं कौन सा वाला कंसीडर करूं, उसको बोलना चाहिए था हमसे कि कौन सा वाले केस को वो कंसीडर करवा रहे हैं। तब आपने ऑप्शन देखा तो एक ऑप्शन आ रहा है 4P1 P2 बाय x का पावर 4, गलत बात है सर, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पड़ा। 3P1 P2 बाय x का पावर क्यूब वाला भी कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा। 6P1 P2 बाय x का पावर स्क्वायर, बहुत गलत बात है, ऐसा भी कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा। 6P1 P2 बाय x का पावर 4, हाँ ये बन सकता है फॉर्मूला सर, तो यही है हमारा फाइनल आंसर है, ये वाला। यहां पे r की जगह उन्होंने x दे दिया है, तो क्या घबराने वाली बात है? r की जगह अगर वो x दे दे तो क्या घबरा जाओगे इससे तुम लोग? नहीं, ये लो हो गया आंसर, छाप लो जल्दी से। चलिए भाई हो गया। तो यहां पे हमारा डाइपोल कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल की बातें आपको समझ आई होंगी। इसके बाद ये सारी चीजें पढ़ ली तुम लोगों ने, डीपीपी सॉल्व कर लेना, दोनों पार्ट के कंबाइंड डीपीपी है एक, है ना, उसमें डाइपोल के आपके सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जिसमें टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ होगा।
तो डाइपोल के क्वेश्चन जरूर करना। और डाइपोल के जो डीपीपी है ये अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे आइए। आईआईटी जेईई में जाना है आपको। आईआईटी जेईई में जाते ही इधर मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करते हो एक और पेज यहां खुलेगा जिसमें मेरी एक बड़ी सी फोटो लगी होगी, ठीक है। और इधर की तरफ, इधर आपके सारे लेक्चर्स, डीपीपी और उनका सॉल्यूशन, सब कुछ मेरे बच्चे यहां पे अवेलेबल है। तो आज के लेक्चर की जो डीपीपी है वो भी आपको यहां मिल जाएगी। तो डीपीपी यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी। डाउनलोड करते ही आप उसको सॉल्व कर लीजिए। और कोई डाउट आता है तो उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैंने बना दिया है, वो वीडियो सॉल्यूशन भी यहीं मिल जाएगा आपको, तो उसको भी देख लेना अगर कोई डाउट आए। वैसे तो नहीं आएगा, मुझे इतना भरोसा है तुम लोगों पे कि तुम आराम से डीपीपी को सॉल्व कर लोगे, तो बट देख लेना तुम लोग को, ठीक है। बाकी और किसी लेक्चर में कोई डाउट हो तो यहां पे आके आप इसको देख सकते हो। ये सारी चीजें आपके लिए फ्री है बेटा। तो यहां पे कभी ऐसी नहीं होगा कि 2-3 लेक्चर देखने के बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन की या फिर कोई कूपन कोड की डिमांड की जाए, ऐसी चीजें यहां नहीं होती है। ओके, सो मेक श्योर कि आप एक बार वेबसाइट पे जरूर विजिट कर लें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर चैनल पे नए हो सो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वो जो लाल बटन दिख रहा है दबा दो उसको अभी के अभी, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। इसके अलावा अपने दोस्तों तक सेशन जरूर पहुंचाना, उनको बोल देना कि भाई अगर जेईई की प्रिपरेशन करनी है अप टू द एडवांस लेवल तो मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन कर ले, तभी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। बस इतनी ही बातें आज के इस अमेजिंग सेशन की। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।